बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। जब जब राहुल गांधी जी आरोप लगाया और उसके कोर्ट गए तो बार बार इनको मुंह की खानी पड़ी। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? मेरे नाम पे 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है। मैं कभी किसी को मैसेज भेजा भी नहीं, मैं बुलाया भी नहीं। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। कांग्रेस का भारत के लोकतंत्र में, संवैधानिक संस्थाओं में, इनमें विश्वास नहीं है। केवल अराजकता फैलाना, अनरेस्ट पैदा करना और भारत को डिस्टेबलाइज करने का एक षड्यंत्र। इस हफ्ते की बड़ी खबरों में राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम वाला बयान ही चर्चा में रहा। तो राहुल गांधी लगातार इस तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं जिसका कोई जमीनी सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। राहुल गांधी एक भ्रम उत्पन्न करना चाहते हैं। उसके बाद परसों राहुल गांधी का जो ट्वीट आया था कि भाई जेनेक्स और युवाओं से मैं उम्मीद करता हूं भारत, तो क्या राहुल गांधी इसके आड़ में देश के अंदर एक अराजक माहौल उत्पन्न करना चाहते हैं? जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया वो सीधा सीधा बताता है कि वो देश के अंदर युवाओं से कह रहे हैं कि आप सड़कों पर उतरो वोट चोरी के खिलाफ। एक चीज मुझे सरप्राइजिंगली जो थोड़ा सा आश्चर्य लगता है कि वो इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाते हैं और इलेक्शन कमीशन का कोई सामने ना आना और फिर बीजेपी के नेताओं का उसमें कूद जाना इलेक्शन कमीशन के बचाव में, ये भी तो शक पैदा करता है ना। जो व्यक्ति ये कह रहा हो कि लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, उससे हम निश्चित तौर पर युवाओं से उपद्रव के आह्वान की अपेक्षा कर सकते हैं। ऑनलाइन वोटरों का नाम डिलीट हो सकता है, ये वैसे ही कि ईवीएम हैक हो सकती है। फिर चुनाव आयोग दिन भर दफ्तर में ईवीएम रख के बैठा रहता है कि लाओ हैक करके बताओ, आप नहीं कर पाते। राहुल गांधी जी का निशाना न चुनाव आयोग है न तथ्य है। अगर तथ्य होते तो वो शांत हो जाते, क्योंकि जिस औलांद की उन्होंने बात की है 1989 के बाद कांग्रेस वहां कभी जीती ही नहीं है। केवल एक बार 2023 में ही वो जीती है। इसके पहले कांग्रेस वहां कभी नहीं जीती, जब बीजेपी नहीं थी तब भी नहीं जीती है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि लोकतंत्र ठीक से नहीं चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि चुनाव आयुक्त को लगातार इस तरीके की चिट्ठियां भेजी जा रही थी कि आप गलत कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे। जब किसी लोकतांत्रिक देश के चुनाव आयोग पर सवाल उठता है तो निश्चित तौर पर उसकी चर्चा होती है और हो भी रही है देश में। राहुल गांधी हाइड्रोजन बम की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर वो हाइड्रोजन बम का विस्फोट करने वाले थे। उपमा के तौर पर उन्होंने ये हाइड्रोजन बम की बात कही थी, लेकिन उन्होंने जन्मदिन का दिन छोड़कर अगले दिन का दिन चुना। इस हफ्ते की बड़ी खबरों में राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम वाला बयान ही चर्चा में रहा। हालांकि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि उन्होंने लगभग 31 मिनट की, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये हाइड्रोजन बम नहीं है, ये तो एक सामान्य खुलासा है, हाइड्रोजन बम अभी बाकी है। इस तरीके के बयान नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कितने गंभीर हैं, इस तरीके के बयानों पर किस तरीके की सियासत हो रही है, इस तरह का बयान जो राहुल गांधी दे रहे हैं उसमें कितना दम है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है, ये और इस तरीके के तमाम सवालों का जवाब हमारे तमाम जो मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार वो आपको देंगे। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप सवाल चाहें तो उसमें पूछ भी सकते हैं। मेहमानों से आपका परिचय कराऊं, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं, आज उन्होंने अपनी जगह थोड़ी सी बदली है। पूर्णिमा त्रिपाठी जी हमारे साथ है, राकेश शुक्ल जी हमारे साथ है, अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णी जी भी हमारे साथ हैं, और अब से थोड़ी देर में अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। समीर सर, चूंकि आज आप जगह अपनी बदले हुए तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी सवाल का सिलसिला आपसे ही शुरू करूँ। सबसे जो पहला सवाल जो सबके जहन में आ रहा है, हमने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए थे जिसमें बहुत सारे सवाल भी आए, उसी से मैं चाहती हूँ शुरुआत करूँ। सबसे पहला सवाल ये कि नेता प्रतिपक्ष का इस तरीके का आरोप चुनाव आयोग पर, सरकार पर, चुनाव आयुक्त पर, क्या इस आरोप में इतना दम है कि इसे 2029 तक भुनाया जा सके या आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं राज्यों के वहां तक भुनाया जा सके? इतना ऑथेंटिक लग रहा है ये बयान?
देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के अंदर भी एक बड़ा वर्ग है जो इसे ऑथेंटिक नहीं मानता। आप लगातार राहुल गांधी की आप राजनीति को देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाते रहे, उसको लेकर उन्होंने बिहार के अंदर एक 16-17 दिन की यात्रा तेजस्वी को लेकर के, उसका जमीनी स्तर पर क्या असर हुआ, बिहार से जो फीडबैक आ रहा है कि इसका बहुत ज़्यादा असर जमीनी स्तर पर नहीं हुआ। और कांग्रेस के बड़े नेता भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। और खबर तो यह है कि कल हुड्डा साहब ने, अशोक गहलोत ने और तमाम मनीष तिवारी और 2-3 नेताओं ने इस बात का मतलब अपनी नाराज़गी जाहिर की कि भाई ये लगातार राहुल गांधी जिस तरीके से वोट चोरी की बात कर रहे हो, जिसमें कुछ कॉन्क्रीट निकल कर नहीं आ रहा है। आपने कोई मुद्दा उठाइए या फिर आप किसी दूसरे मुद्दे पर रहिए। क्या इसी में बिहार का चुनाव राहुल गांधी लड़ने का मन बना रहा है या भारत की राजनीति को दिशा में लेकर जाने वाले हैं? ठीक है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, कांग्रेस के बड़े नेता है। विपक्ष के नेता के रूप में और कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में राहुल गांधी को यह अधिकार है कि वो सरकार की कमियों को उजागर करें, जनता के बीच पर लेकर आए, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ भी होना चाहिए। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को जब एक पत्रकार वार्ता ली थी, जिस समय राहुल गांधी ने तमाम तरह के आरोप लगाए थे, महादेवपुरा का जिक्र किया था, तमाम तरह का आरोप जिक्र किया था कि कैसे वोटों में हेराफेरी हुई है। उसके बाद चुनाव आयोग की पत्रकार वार्ता हुई थी, चुनाव आयोग ने सभी डिटेल बताया। उस समय राहुल गांधी ने कहा था कि भाई मरे हुए लोगों के साथ चाय पीने का अलग आनंद आता है। वो सब लोगों का निकला कि भाई उन लोगों सबका नाम वोटर लिस्ट में नाम है। तो राहुल गांधी ने जिन लोगों का नाम किया उन सभी लोगों ने साफ कर दिया कि भाई उनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कल राहुल गांधी ने जो पत्रकार वार्ता ली थी उसमें राहुल गांधी ने फिर जिक्र किया कि लगभग कुछ 6,800 लोगों के करीब कुछ नाम काटने का जिक्र किया, जबकि वास्तविकता यही कि उसमें से 18 लोगों के नाम काटे गए, कोशिश की गई थी। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि भाई सीआईडी ने चुनाव आयोग को चिट्ठियां, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। उसका भी विस्तृत जवाब चुनाव आयोग दे चुका है। तो राहुल गांधी लगातार इस तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं जिसका कोई जमीनी सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। राहुल गांधी एक भ्रम उत्पन्न करना चाहते हैं। और उसके बाद परसों राहुल गांधी का जो ट्वीट आया था कि भाई जेनेक्स और युवाओं से मैं उम्मीद करता हूँ भारत, तो क्या राहुल गांधी इसके आड़ में देश के अंदर एक अराजक माहौल उत्पन्न करना चाहते हैं? जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया वो सीधा सीधा बताता है कि वो देश के अंदर युवाओं से कह रहे हैं कि आप सड़कों पर उतरो वोट चोरी के खिलाफ, निश्चित रूप से। लेकिन राहुल गांधी को यह भी बताना चाहिए कि जब राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं तो वो माकुल एक सीट पे अभी हाई कोर्ट ने चुनाव कैंसिल कर दिया है। कांग्रेस वहाँ कर्नाटका की एक सीट है जहाँ से 248 वोट से कांग्रेस का विधायक जीता था। तो वो क्या राहुल गांधी की पार्टी ने वोट चोरी के आधार पर चुनाव जीता था? क्योंकि वो वोट कांग्रेस का विधायक जीता था। तो राहुल गांधी तथ्यों के साथ अगर आते, अब हाइड्रोजन बम लाए, एटम बम लेकर आए, ये सब बातों में कोई मतलब नहीं है ना। अब तथ्य लेकर आइए, जनता के बीच तथ्य लेकर जाइए, सच्चाई लेकर आइए, चुनाव आयोग को पास जाइए। आप अगर आपको लगता है कि चुनाव आयोग सुनवाई नहीं कर रहा तो आप कोर्ट जाइए। राहुल गांधी तो कहते हैं कि भाई लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो राहुल गांधी की जिम्मेदारी क्या सिर्फ देश में अराजकता पैदा करने की है क्या? लोकतंत्र कौन बचाएगा? नेता क्यों, जनता ने क्यों आपको चुना? विपक्ष का नेता क्यों बनाया है आपको इसलिए बनाया ना कि अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो आप जनता के बीच लेकर आओ मुद्दे, कोर्ट के अंदर आप लेके जाओ, संवैधानिक संस्थाओं के पास सच्चाई लेकर जाओ आप। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी स्पष्ट कह देते कि भाई लोकतंत्र बचाने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इसका मतलब है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि अब सत्ता में अराजक तरीके से प्राप्त करूं। लोकतंत्र की संस्थाओं पर राहुल गांधी का विश्वास खत्म हो गया है। वो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं करते, वो चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करते, वो चुनी हुई सरकारों पर भरोसा नहीं करते। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अपनी राजनीति देखने की जरूरत है कि कांग्रेस की राजनीति ऐसी कभी रही नहीं है और किसी भी विपक्ष के नेता ने इस तरह की राजनीति कभी नहीं की है। तमाम तरह के विपक्ष के नेता हमने देखे, चाहे वो बीजेपी की तरफ से देखे हो, चाहे कांग्रेस के भी विपक्ष के नेता रहे, इस तरह की राजनीति कभी नहीं की। वही राहुल गांधी फिर अडानी पर कहते हैं तो अडानी से कल सेबी से क्लीन चिट मिल जाती है, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाती है। अडानी को लेकर किस तरीके से राहुल गांधी ने पत्रकार वार्ता की थी। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को समझना चाहिए कि वो देश की राजनीति की दिशा में लेके जाना चाहते हैं। और राहुल कांग्रेस जिस तरीके से आगे बढ़ रही है इस अराजक राजनीति की तरफ से, मुझे लगता है कि कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग उनके साथ नहीं है और वो लगातार इस बात से असहज है कि राहुल गांधी कांग्रेस के जो मूलभूत सिद्धांत है उससे कांग्रेस को दूर लेकर जा रहे हैं। ये नई कांग्रेस बन रही है। अब ये मतलब इंदिरा गांधी की कांग्रेस है, न अब कह सकते हैं सोनिया गांधी या पीवी नरसिम्हा राव या मनमोहन सिंह वाली कांग्रेस नहीं है। 2014 के बाद से अब राहुल गांधी ने कांग्रेस को नया दिशा देने की कोशिश की है। और मुझे लग रहा है जो डीप स्टेट वाली जो स्थिति है, राहुल गांधी, अब कल ही सेम पेपुत्रा का जो बयान आया था, राहुल गांधी के तो गुरु है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को देखना चाहिए कि वो किन सलाहकारों से घिरे हुए किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी किसी देश में आपदा ही उसमें अपने लिए अवसर ना देखे, जनता के बीच जाए, मुद्दों की बात करे और चुनकर सत्ता मराए। राहुल के लिए एक नसीहत जैसी भी है। पूर्णिमा मैम, चौकीदार चोर है,
उसी तरीके का वोट चोर गद्दी चोर वाले जो बयान वो जगह जगह कह रहे हैं, सारे माइक पर मीडिया के सामने वही बात कह रहे हैं, ये मीडिया और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर दिया गया बयान है सिर्फ, या वाकई में आपको लगता है कि ये जो समीर जी भी इशारा कर रहे थे कि अपने ही लोग साथ में नहीं है, उसके बावजूद आप इस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप कांग्रेस का संगठन इन सब चीज़ों से मजबूत कर पाएंगे जिसकी बहुत ज़रूरत है? देखिए, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को शुरू से अगर आप थोड़ा ध्यान बैक उसमें पर्सपेक्टिव में देखिए तो उनकी एक आदत है कि वो कोई एक मुद्दा पकड़ते हैं और फिर उस पर बहुत टाइम तक कंसिस्टेंटली उस पर लगे रहते हैं। एक बार उन्होंने खुद भी कहा था कि मैं किसी मुद्दे को पकड़ लेता हूं तो वो छोड़ता नहीं हूं, आप मेरी बहन से पूछ लीजिए, वो बताएगी कि मैं कितना जिद्दी हूं। तो उनका ये जो जिद्दी नेचर है, जिद्दी पना है, वो राजनीति में मुद्दों के साथ वो दिखाई दे रहा है हमें। जब उन्होंने चौकीदार चोर है का नारा लगाया, या संविधान की जब सुरक्षा खतरे में है उस पर जब आए, तो हमने ये देखा कि उनकी पार्टी के अंदर से थोड़ा विरोध हुआ था, उस वक्त भी हुआ था, लेकिन उन्होंने उस पर बात करना, उस पर बोलना छोड़ा नहीं था। फायदा भी तो नहीं हुआ ना मैम? फायदा नहीं हुआ, लेकिन उनको लगता है कि वो कन्विंस्ड है इस बात से कि बहुत बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा वोटों की हेराफेरी, घपलेबाजी हो रही है, और उन्हें लगता है, जिस कन्विंसिंगली वो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे, आई थिंक उनको खुद अंदर से वो विश्वास है कि घपलेबाजी हो रही है बहुत ज़्यादा। चूँकि उनकी सरकारें बहुत सारे स्टेट में नहीं है तो बहुत स्टेट से फिगर नहीं निकल पाते हैं। कर्नाटका में उनकी सरकार है तो वहाँ से उनको फिगर्स निकल आते हैं, डेटा मिल जाता है। तो वही एटम बॉम्ब वाला भी उसी बेसिस पे उन्होंने किया था। फिर ये जो दूसरा अभी 2 दिन पहले किया है वो उसी की कड़ी में था। दूसरा, पहला वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगा, उन्होंने एडिशन और डिलीशन की बात की थी कि एडिशन और डिलीशन की वजह से करीब 1 लाख का इधर उधर हुआ है, वोटों का मामला गड़बड़ हुआ है। तो उस दिन अभी जो 2 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि डिलीट किए गए हैं वोट। अब वो बाद में चुनाव आयोग ने ये क्लियर किया कि वो डिलीट कोशिश ज़रूर की गई थी करने की। उस दिन उन्होंने अपने साथ लोगों को खड़ा कर दिया स्टेज पे, जो कह रहे हैं कि उनके नाम से अगर डिलीट हुआ है तो उन्हें नहीं पता, उनके नाम से अगर ऐड किसी का किया है तो उन्हें नहीं पता। तो सबूत तो राहुल गांधी दे रहे हैं, अब वो सबूत कोई माने ना माने वो अपनी जगह पे है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पे उन्होंने बिल्कुल खुला जो आरोप लगाया कि वो 18 चिट्ठियाँ लिखने के बाद भी उसने उस वक्त जवाब नहीं दिया। तो एक चीज़ मुझे सरप्राइजिंगली जो थोड़ा सा आश्चर्य लगता है कि वो इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाते हैं और इलेक्शन कमीशन का कोई सामने ना आना और फिर बीजेपी के नेताओं का उसमें कूद जाना इलेक्शन कमीशन के बचाव में, ये भी तो शक पैदा करता है ना। इलेक्शन कमीशन का बिहेवियर क्यों नहीं ट्रांसपेरेंट है? जब राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रहे हैं तो बीजेपी के नेता इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे क्यों बोल रहे हैं? इलेक्शन कमीशन का कोई भी ऑफिसर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ज्ञानेश कुमार को ही आके बोलना चाहिए, जवाब देना चाहिए था, रविशंकर प्रसाद या अनुराग ठाकुर या बाकी जो लोग सामने आ रहे थे, उनकी बजाय इलेक्शन कमीशन का कोई छोटा सा आदना सरकार पर भी सवाल उठा रहे थे, इसलिए शायद सरकार की तरफ से जवाब आया। ठीक है, नहीं, सरकार की तरफ से आता तो रविशंकर प्रसाद कौन से मिनिस्टर हैं? सरकार की तरफ से तो बाद में आया, सबसे पहला रिएक्शन तो रविशंकर प्रसाद की तरफ से आया। तो मुझे ये लगता है कि जो बचाव की मुद्रा में बीजेपी आ जाती है, इससे इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है कि वो क्यों ढाल का सहारा ले रही है। दूसरा, जो आपने कहा कि वो अपनी ही पार्टी के लोग उनसे सहमत नहीं है, फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। फ़ायदा नुकसान तो देखिए ये आगे पता चलेगा या नहीं चलेगा, चुनाव अभी दूर हैं। मुद्दा वो ज़रूर उठा रहे हैं और वो मुद्दा वो बहुत लोगों तक लेके जाने में, ये बताने में ज़रूर सफल हो गए हैं कि वोटों की हेराफेरी हो रही है। तो लोग सतर्क हो जाएं, उतना ही फ़ायदा कांग्रेस को उसका मिल जाए, वही बहुत है। जो अराजकता की बात अभी समीर सर ने भी कही, तो राहुल गांधी ने सिर्फ जेन जी से जो ये कहा है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए कि आप वोटों की चोरी रोकें, आप लोकतंत्र की रक्षा करें, आप संविधान की रक्षा करें, तो इसमें तो कहाँ कोई अराजकता वाली बात है। बाद में जो रिएक्शन आए, सवाल इसलिए उठता है क्योंकि आपका पड़ोसी जो मुल्क है वो उसी विषय पर सुलग रहा है और आप तुरंत वो क्विक मुद्दा उठ कर जाते हैं। आप दोनों ठीक है, शब्द किया, उन्होंने कोई अराजक वर्ड उसमें नहीं यूज किया है, सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि जेन जी संविधान की रक्षा करेगी, लोकतंत्र की रक्षा करेगी। तो ये आह्वान करना क्या गलत है? अगर 11 में भ्रष्टाचार के खिलाफ जेन जी का आह्वान हुआ तो वो गलत था क्या?
एंटी रिजर्वेशन स्तर में जेनजी का आह्वान हुआ, जेनजी सड़क पे उतरा, वो गलत था क्या? कोई भी क्रांति जो आती है वो युवा वर्ग ही लेके आती है, तो युवा वर्ग का आह्वान करना कहाँ से गलत हो गया? और अगर बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का घर जला दिया जाएगा, उनको अखिलेश यादव का घर जला दिया जाएगा, तो अराजकता तो वो भड़का रहे हैं ना। अगर सत्ताधारी पार्टी की तरफ से ऐसे बयान आए तो वो लोगों के लिए खुला मैसेज होता है। राहुल गांधी विपक्ष में है, वो भड़काने वाली एक तो बात उन्होंने नहीं की है, उन्होंने आह्वान किया है युवाओं का, और अगर उसके जवाब में बीजेपी के बड़े बड़े नेता आके ये कहते हैं कि आपको मारा जाएगा, आपका घर जलाया जाएगा, तो ये हुई अराजकता पैदा करने वाली बात, जो कि सरासर गलत है। अगर जेन जी का आह्वान करना गलत है तो जितनी भी क्रांति आज तक इस देश में हुई है या बाहर भी हो रही है वो जेन जी ही करती है, बुढ़े लोग नहीं करते हैं क्रांति। जेन जी प्रोटेस्ट पर शायद सवाल था। राकेश सर, जिस तरीके से अभी आपने दोनों ही पक्षों को सुना, बहुत ज़रूरत है कि राहुल गांधी बहुत संजीदगी से नेता प्रतिपक्ष का जो पद, इतने दिनों बाद एक ये पद, इतना बड़ा पद उन्हें मिला है, उसकी गंभीरता को बनाए रखें। लेकिन पिछले कई समय से अगर आप देखिए तो उनके इस तरीके के बयान जो सामने आ जाते हैं, मतलब उनकी संजीदगी, उनकी सीरियसनेस पर थोड़ा सा सवाल उठता है, प्रश्न उठता है। उसके बाद दूसरा मुल्क सुलग रहा है और आप लिख दे रहे हो जेनजी से हम आह्वान कर रहे हैं। मैम हालांकि उसको कह नहीं थी, लेकिन जेनजी प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में वो उसी नाम से हुआ, तो आपकी टाइमिंग पर भी सवाल है। इस तरीके की चीज़ें लगातार करते हुए और उसके बाद फिर आप ये समझें कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपका संगठन ऐसा मजबूत होगा, कैसे ये संभव हो पाएगा कि राहुल इस तरीके की बातें कह रहे हैं जो कि मिसिंग भी है, बहुत सारे फैक्ट्स नहीं है उसमें, बहुत सारे तथ्य नहीं है, उसके बावजूद भी ये बातें कहाँ ले जाती है राहुल को? आपने अपनी बात में बहुत सारे सवालों को शामिल किया है। क्रमबद्ध तरीके से अपन बात करें तो राहुल गांधी जी अपने खुद के लिए स्वीकार्यता के साथ अप्रासंगिकता की भी चुनौती खड़ी कर रहे हैं। अपने लिए मैं बोल रहा हूँ, स्वीकार्यता की चुनौती उनके सामने है, जिसके लिए वो लगातार पद यात्रा भी कर रहे हैं और तमाम तरह की इशू उठा रहे हैं, लेकिन स्वीकार्यता वो अपनी नहीं बना पा रहे। अब प्रासंगिकता की यदि हम बात करें तो मुझे दो नेता याद आते हैं जिन्हें मैंने कवर किया है, एक मदन लाल खुराना जी, एक अरविंद केजरीवाल जी। मदन लाल खुराना जी जब राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिए और भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए तो कीर्ति नगर में अपने घर में रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और हम सबको बुलाते थे कि आज हम एक बड़ा खुलासा करने वाले। 2 से 3 बार हम गए लेकिन कोई खुलासा नहीं हुआ, तो हम जैसे पत्रकार जाना बंद कर दिए। अरविंद केजरीवाल जी को याद करिए कि जब सत्ता में नहीं आए थे उसके पहले रोज़ वो लिस्ट लेके आते थे और नाम गिनाते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे कि आज मैं बड़ा खुलासा करने वाला हूँ। बाद में उनकी प्रासंगिकता घट गई, खुराना जी की भी घटी और केजरीवाल जी की घटी। मेरा सिर्फ ये मानना है कि राहुल गांधी जी को कम से कम वो प्रासंगिकता बना के रखनी चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी था कि जब आप चुनाव आयोग पे ये आरोप लगा रहे हैं कि वो ऑनलाइन डिलीट हो रहा है वोटर, और यदि आपके पास जानकारी है कि वो सॉफ्टवेयर है तो वो सॉफ्टवेयर लेके आते और जब लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनको बताते कि ऐसा सेलेक्ट करिए और इस सॉफ्टवेयर से ऐसा डिलीट करिए। तो आपके पास यदि ये जानकारी है कि सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन वोट डिलीट किए गए हैं तो आपको वो सॉफ्टवेयर भी ढूंढना चाहिए, और फिर जब आप लाइव कर रहे थे तो आपको उसमें सेलेक्ट करके डिलीट करना चाहिए। तो मुझे लगता है प्रासंगिकता के साथ एक बड़ा भरोसा कायम होता। और चुनाव आयोग को लेकर यदि हम बात करें तो मैं ये बात स्पष्टता से कहता हूँ कि चुनाव आयोग न तो कांग्रेस शासनकाल में दूध से धुला था और न आज दूध से धुला है, तो इसलिए ये विषय चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर कहना मुझे लगता ठीक नहीं लगता। अब दूसरी बात पे आइए, जैन जी की बात से पहले आप देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जिसको सुन के मैं चौंक गया। उन्होंने कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ लेकिन लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है। स्पष्ट तौर पे कहा है उन्होंने कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ पर लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है। तो आपने एक तरफ कह दिया कि आप एक जिम्मेदार पद पे हैं लेकिन भारत के लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी आपने प्यार करता तो जो व्यक्ति ये कह रहा हो कि लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, उससे हम निश्चित तौर पर युवाओं से उपद्रव के आह्वान की अपेक्षा कर सकते हैं। अब जेन क्या है, देखिए हमारे यहाँ हम लोग जब जयदीप भी हैं, अपने सारे लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पीढ़ी चलती थी और हम लोग हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी बताते थे कि हमारी पीढ़ी पिछली पीढ़ी ने ये किया और हमें ये करना चाहिए, और हम अगली पीढ़ी को भी यही सीख देते थे। अब एक नया पैटर्न आ गया है सामुदायिक समूह का। तो
एक टेलीकॉम कंपनी का स्लोगन था, हम सबको याद होगा, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो वो स्लोगन जो है आज पूरी दुनिया जब युवा के हाथ में है, मुट्ठी में है, तो एल्गोरिदम की यदि हम बात करते हैं तो सारे युवाओं के लिए सारी दुनिया वही मोबाइल है, वही उनका क्लासरूम है, वही उनका रेस्टोरेंट है, वही उनके परिचर्चा के लिए सभागार भी है, वही खेल का मैदान भी है, वही मोबाइल उनके लिए अब आंदोलन का मैदान भी बन गया है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि उस युवा को वो मोबाइल नियंत्रित कर रहा है और वही नियंत्रण अराजकता को फैला रहा है। 3 देश हमारे सामने उदाहरण के तौर पे हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब हालिया नेपाल। हमें लगता है इस तरह की बात करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम भारत के नागरिक हैं, एक जिम्मेदार पद पे हम बैठे हुए हैं, तो कम से कम भारत की सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है एक सामान्य नागरिक के तौर पे। तो मुझे लगता है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी जी जैसे नेता प्रतिपक्ष के पद पे बैठे हुए व्यक्ति को ये बयान देने से पहले सोचना चाहिए। सर के पास जाएं, मैं एक बात इसमें ऐड करें। आप इंडिया को नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जिस तरह की सिचुएशन वहाँ पैदा हुई है, हमारे यहाँ किसी भी आंदोलन का ऐसा कोई इतिहास नहीं रहा है, चाहे वो जेन जी आज हो, चाहे वो जेन वाई था या जेन एक्स था। तो हमारे यहाँ हिंसक आंदोलन की परंपरा नहीं है। डेमोक्रेटिक रूट्स हमारे देश में बहुत मजबूत हैं और आज तो हम जेन जी का देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है सड़कों पे। वो सड़क पे उतर रहे हैं नौकरी मांगने के लिए, उनके सर फोड़ दिए जाते हैं, उनकी ली हुई नौकरी 4 साल के बाद छीन ली जाती है और उनके ऊपर लाठियां बरसा दी जाती हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट पे जिनको काम दिया जाता है विद द प्रॉमिस कि आपको रेगुलराइज किया जाएगा, उसको रेगुलर नहीं किया जाता है। वो युवा जब उतरता है अपनी डिमांड लेके तो उसके सर फोड़ दिए जाते हैं। तो जेन जी क्या आंदोलन, क्या क्रांति करेगा? उसको तो खुद ही लाठी डंडे रोज पड़ रहे हैं और पूरे देश में पड़ रहे हैं। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। पिछले चर्चा में आपने एक लाइन कही थी जो कि दर्शकों ने उस पर कमेंट भी किया, बड़ा पसंद भी किया उसे, कि अगर आप खुद उस तरीके की चीज़ें नहीं सोच सकते तो आप अपने आसपास उस तरीके के लोगों को रख सकते हैं जो कि आपको सही मार्गदर्शन दे सके। चौकीदार चोर है पूरी तरह से फ्लॉप रहा, उल्टा सेल्फ गोल जैसा मामला था। उसके बाद फिर आप इस तरीके के मुद्दे उठा रहे हो, लगातार उठा रहे हो। उन लोगों की निजता का हनन करते हुए आप लगातार उनके पोस्टर्स नंबर जारी कर रहे हो, जिसके बाद अब वो लोग दिक्कत में हैं जो लोग थे जिनके नाम राहुल गांधी ने दिखाए। अब समस्या ये है कि ये जो कहानी पूरी चल रही है, क्या राहुल इसे उन वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए कामयाब हो पाएंगे? आप कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि क्या राहुल नेता प्रतिपक्ष होते हुए इस तरीके की बात, या अतिशयोक्ति वाली कि हम बम फोड़ रहे हैं, हम एटम बम ला रहे हैं और उसके बाद निकलता कुछ भी नहीं है, बीजेपी बेदम बताती है, कैसे देखते हैं? प्रतीक्षा, हमने जब बात की थी पिछली बार तब बात ये थी कि हाइड्रोजन बम आएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को आएगा, ऐसी पूर्व सूचना थी। 17 सितंबर को नहीं आया, लेकिन 17 की रात को ये जानकारी आई कि सुबह 10 बजे पत्रकार वार्ता होगी राहुल गांधी की। सुबह से ही सारे पत्रकार तैयारी में थे, हमारी न्यूज़ रूम भी तैयारी में थे और सारे देश के लोग भी, राजनीतिक लोग भी बड़े बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कैसे, क्या कहेंगे वो, कौन सा हाइड्रोजन बम है जो फूटेगा। समय बीतता गया, 10 हो गई, 10:15 हो गई, 10:30 हो। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि 10 बजे की पत्रकार वार्ता वो 1 घंटे के देरी से क्यों शुरू हुई। अंदर खाने में जो विरोध था वो बाद में भी फूटकर सामने आया है। जो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा कि इस तरह से ठीक नहीं है ऐसा मुद्दा उठाना जिसमें उतना दम हो नहीं जितना कहा जा रहा है। तभी ना 10 बजे की पत्रकार वार्ता को 1 घंटे से देरी से शुरू किया गया। फिर उसी पत्रकार वार्ता में आप खुद ये कहने पर मजबूर हो जाते कि नहीं ये वो हाइड्रोजन बम नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा था, वो आएगा। मतलब दोनों ही मामलों में आप खुद बैकफुट पर हैं। 17 सितंबर को आपको करनी थी, आपने नहीं की। 18 को की, लेकिन तय समय पर नहीं की। फिर जब की तो आपने कह दिया कि इसका वो एजेंडा नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। तो ये सारा आप ही कर रहे हैं। आप ही ने कहा 17 को करेंगे, आपने नहीं की। आप ही ने कहा 18 को करेंगे, आपने सही समय पे नहीं की। फिर आप ही ने कहा कि नहीं ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। भाई साहब, हम तो कुछ नहीं सोच रहे हैं, आप बताइए। लोग बेसब्री से इसलिए इंतजार करते हैं कि लोग ये मानते हैं कि इस देश में बहुत अव्यवस्थाएं हैं, बहुत गड़बड़ियां हैं और इसमें कोई शक नहीं है। मैं राकेश जी की इस बात से सहमत हूं कि वो केवल चुनाव आयोग की बात नहीं है, सभी संस्थाओं में इस तरह का घुन लगा है, इस तरह की अव्यवस्था है, इस तरह का भ्रष्टाचार है कि हम जानते हैं कि है, लेकिन केवल जान लेने, सोच लेने या एज्यूम कर लेने से अपराध साबित नहीं होता है। आप प्रमाण दीजिए, देश आपके साथ खड़ा होगा। मैंने इसके 2-3 शो पहले हमने जब इसी विषय पर चर्चा की थी, जब SIR का मुद्दा गर्म था,
तब मैंने कहा कि 25 ऐसे वोटर जिनका नाम होना चाहिए था और नहीं है, और वो गए चुनाव आयोग में प्रक्रिया के तहत नाम जुड़वाने और फिर भी नहीं जोड़ा गया, तब बनता है मुद्दा। वो खड़े करिए ना आप। चुनाव आयोग की लिस्ट में वोटरों के नाम जुड़वाना खुद वोटर की जिम्मेदारी है, और अगर वो वोटर नहीं कर पाए तो अगर उसको लगता है कि उसकी पार्टी का निष्ठावान वोटर है तो उस पार्टी का जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है और जो पन्ना प्रमुख वाला पूरा मामला चलता है संघ में, वो क्यों चलता है पन्ना प्रमुख? वो इसीलिए तो होता है ना कि उस पन्ने पर जितने नाम हैं वो वोटिंग लिस्ट में जुड़े हैं कि नहीं, उनके घर में कोई कम ज्यादा हो गया, प्रवास पर चला गया, मृत्यु हो गई, तो वो कम ज्यादा जो होना था वो परिलक्षित हो रहा है कि नहीं, और फिर चुनाव के दिन वो वोटर घर से निकलकर बूथ तक आकर वोट डालकर जा रहा है कि नहीं। नीचे ये जिम्मेदारी लेने वाला कौन है? पत्रकार वार्ता तो आप खूब कर लोगे, उस आत्ममंथन पर जब तक कांग्रेस काम नहीं करेगी, जब तक उसका बूथ लेवल का कार्यकर्ता नहीं बोलेगा कि सर ये 25 लोग हैं जो पीढ़ियों से कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, इनका वोट हटा दिया गया, इनको लेकर मैं जब गया चुनाव आयोग के दफ्तर में और कलेक्टर कार्यालय में और डीएम के पास, और चुनाव आयोग की ऐप पर ये देखिए स्क्रीनशॉट है, चुनाव आयोग की ऐप ने उसको रिजेक्ट, बिल्कुल बताइए आप। और अगर इस देश में ऐसा हो रहा है तो नहीं होना चाहिए, और हम सब पत्रकार मिलकर भी मुखरता से उसका विरोध करेंगे। आप देखिए मुद्दा शुरू कहां से होना चाहिए? पन्ने प्रमुख से, घर से, बूथ लेवल के कार्यकर्ता से, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से नहीं। ऑनलाइन वोटरों का नाम डिलीट हो सकता है, ये वैसे ही कि ईवीएम हैक हो सकती है, फिर चुनाव आयोग दिन भर दफ्तर में ईवीएम रख के बैठा रहता है कि लाओ हैक करके बताओ, आप नहीं कर पाते। इसमें कोई शक नहीं है कि देश के हर आदमी को पता है कि इस देश में अव्यवस्था, उस तमाम अव्यवस्था, दुराचार, भ्रष्टाचार के बीच में हम अपने नेताओं को चुनते हैं जो हम पर शासन करें। उन्हीं नेताओं से हम कुछ हद तक खुश होते हैं, कुछ हद तक दुखी होते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि पूर्ण रूप से अभी भी ये लोग ठीक नहीं है, कोई तो इनको ठीक करे। लेकिन जो गड़बड़ी है उसको सही रूप से आप सामने लाओगे तभी उस गड़बड़ी पर काम होगा ना। एसआईआर तो उसी की प्रक्रिया है, एसआईआर कराई इसलिए चुनाव आयोग ने। एसआईआर भी इसीलिए था, आपका नाम वोटर लिस्ट में हो या आपकी खुद की भी जिम्मेदारी और चुनाव आयोग की, दोनों की सम्मिलित। चुनाव आयोग जाएगा घर घर और पता करेगा भाई आप हो कि नहीं, आप हो कि नहीं, ये पहले तरफ उसकी तरफ की। फिर वो कहता है कि अगर नाम फिर भी हमसे छूट गया हो इस पूरी प्रक्रिया के तहत, कोई घर पे ही नहीं था, ताला लगा था, अभी कितनी व्यावहारिक दिक्कतें जमीन पे जो बीएलओ आता है, आप देखिए ना जब कितनी ज्यादा दिक्कत होती है उसको। अगर उन प्रक्रियाओं के तहत गुजरने के बावजूद भी दिक्कत हुई है, आप बताइए। पहली बात दिक्कत यही है ना कि आपके पास वो बूथ लेवल वाला, टेबल लगाने वाला, पन्ने को हर पन्ने की जानकारी रखने वाला कार्यकर्ता, वो भी बिहार की आप बात करो, बिहार में क्या है आपके पास, उसको सुधार दीजिए। वहां से सूचनाएं प्रवाहित होकर ऊपर आएंगी, वो ऊपर आई हुई सूचनाएं ज्यादा तथ्यात्मक होंगी और आपको एक पार्टी के रूप में और नेता के रूप में, दोनों के रूप में मजबूती से खड़ा करेंगी। इस तरह आपने 6000 वोटर बताए, अभी मैं वही देख रहा था, कुल 41 सीटें कर्नाटक के चुनाव में ऐसी रही जहां पर वोटों का मार्जिन 5000 से कम या ज्यादा रहा। हाँ। उसमें भी अधिकतर तो भाजपा की रही। ये 6000 वोटर कौन सी विधानसभा सीट के थे? कांग्रेस की खुद की जो 11 महत्वपूर्ण सीटें हैं उस पर जीत 5000 से कम की है। आप क्या इसलिए जीत गए? मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो? सवाल यह है कि आप क्या, ऐसी कौन सी सीटें थी जहां इन 6000 वोटों की हार जीत के अंतर की वजह से चुनाव परिणामों में इतना बड़ा भारी प्रभाव पड़ गया कि सरकार बदल गई या सरकार आना चाहती थी और नहीं आ पाई? मुद्दे की बात करें ना। अगर ऐसा साबित होता कि ये 6000 वोटर इन 15 सीटों से थे और इन 6000 वोटरों ने मिलकर जो वोट डाले हैं उनमें अगर इनका वोट पड़ा होता तो कांग्रेस को चुनाव परिणामों में यह असर दिखाई देता। यह विश्लेषण हम देखना चाहते हैं, और यह विश्लेषण अगर होता तो वही पत्रकार वार्ता सचमुच किसी हाइड्रोजन में तो अतिशोक्ति, हम बार बार कह रहे हैं, चलो आपने अतिशोक्ति के लिए वो शब्द चुन लिया, हम उसको एक बार को हटा देते हैं साइड में। उस अतिशयोक्ति को हटाने के बावजूद अगर ऐसे तथ्य उस पत्रकार वार्ता में आए होते ना तो 3-4 दिन सभी चैनलों पर, अखबारों में, वेबसाइट्स पर उसी की चर्चा हो रही होती, और हम लोग सिर गड़ाकर कर्नाटक चुनाव के परिणामों को बहुत गंभीरता से विश्लेषण कर रहे होते। क्या हमने ऐसा किया? आपका मुद्दा क्यों हवा में उड़ा? आप ही को सोचना है। हम यहाँ बातचीत करते हैं, नीचे वहां आईटी सेल जो बना हुआ उसके लोग आके उल्टे सीधे कमेंट करने लगते हैं, आप ये हो गए, आप, अरे भाई हम जो सवाल पूछ रहे हैं आप ही जवाब दे दीजिए। चलो बिल्कुल ठीक है, हम तो कह रहे हैं कि हम अज्ञानी, हमको नहीं समझ में आ रहा हमें क्या करना है, आप बहुत ज्ञानी विद्वान, लिखिए जरा कमेंट में इन तथ्यों की जानकारी, हम सुन लेंगे। अच्छा प्रसंग उठाया कि आपने बिहार से एसआईआर का मुद्दा उठाया और आपने कहा कि 65 लाख वोटर काट दिए गए। 1 अगस्त से लेके आज हम 20 सितंबर को बैठे हुए, एक आदमी सामने नहीं। आप हमें ये बताइए, नाम पब्लिक हो चुके हैं। हाँ, और हमें ये बताए कांग्रेस और आरजेडी कि वो 65 लाख वोट यदि
गलत तरीके से काटा है चुनाव आयोग ने, तो आपने कितने वोटर जुड़वाए हैं? हाँ। जो आंकड़ा आया है चुनाव आयोग की तरफ से वो 1 लाख का आंकड़ा भी पार नहीं हो रहा। पकड़ के ले जाए 1 लाख का आंकड़ा भी पार नहीं हो कि इसका नाम कट गया और ये गलत कटा। और जिन लोगों ने आवेदन किया है वो व्यक्तिगत लोग हैं जो अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किए हैं, वो 65 लाख वाले नहीं पहुंचे। तो आप इसलिए बिहार का जिक्र अब नहीं कर रहे हैं और आप कर्नाटक भटक रहे हैं। मैं दोबारा तो आपने चूंकि अवधेश जी भी आ गए और उनकी टिप्पणी लेनी है, लेकिन आपके सवाल में एक तीनों वरिष्ठ पत्रकारों ने उसका जवाब भी दिया। जेन जी वाला मुद्दा, एक्स थी, जनरेशन वाई थी, फिर जेन जी आई, अब तो उसके आगे अल्फा बीटा बहुत सारी चली गई ना, जो 2005 के बाद वाले हैं। और मुझे ये बताइए कि पूरे नेपाल के जो क्रांति हुई, उपद्रव हुआ, हिंसा हुई, तीनों चीज़ें हैं, पहले क्रांति, फिर उपद्रव, फिर हिंसा। ये मैं इसी क्रम में इसलिए बोल रहा हूँ कि उद्देश्य क्रांति का था, वो उपद्रव में बदला और भयानक हिंसा और आगजनी हो गई। जो युवा सड़कों पर आए थे वो क्रांति के उद्देश्य से तो आए थे, सरकार से नाराजगी की वजह से तो आए थे, लेकिन उपद्रव और हिंसा करने नहीं आए थे। उन्होंने संसद में आग नहीं लगाई, उन्होंने सड़कों पर गाड़ियां नहीं जलाई। उसी भीड़ में शामिल होकर हम उनको गुंडा तत्व कह रहे हैं, लेकिन विदेशी ताकतों के पेड एजेंट्स थे वो। उन पेड एजेंट्स को उस भीड़ में घुसाकर अपना उद्देश्य पूरा करने वाली डीप स्टेट की ताकतें पीछे खड़े होकर तमाशा देख रही थी और युवा केवल कठपुतली बनकर रह गए। लेकिन आप मुझे बताइए कि इस पूरे आंदोलन में पहले दिन से विस्मित था, और मैंने कहा भी है अपने एक जेन जी शब्द कहां से आया, किसने कहा कि यह जेन जी का आंदोलन है? कोई तैयार बैठा था कि जब सड़क पर ऐसा उपद्रव होगा तो इस पर जेन जी का लेबल लगा देंगे, बिल्कुल ठीक, ताकि उस लेबल की आड़ में हमारे जो उद्देश्य हैं वो पूरे हों, जेन जी आगे रहे, वो बदनाम हो, उनके आंदोलन के होने से हम जो अपना निहित स्वार्थ पूरा करेंगे वो सामने नहीं आए। जेन जी दरअसल बाकायदा एक टूल किट का हिस्सा था जिसमें युवाओं को टूल बनाया गया, और जब उस जेन जी को आप अपनी पत्रकार वार्ता में उपयोग करते हुए युवाओं को एक तरह से आंदोलित और करते हुए उनको आक्रोशित करने का प्रयत्न करते हैं, तो ये दोनों टूल किट आपस में जुड़ती हैं और ये बहुत खतरनाक है। मैं कहता हूं भारत में लाख बुराइयां हो सकता है हम अपनी वर्तमान सरकार से प्रसन्न ना हो, तब भी हम कभी नहीं चाहेंगे कि जैसे दृश्य हमने बांग्लादेश में और नेपाल में और श्रीलंका में देखे वो भारत में दिखाई दें। यहां तक कि अमेरिका की संसद में भी घुसकर उपद्रव हुआ है, लेकिन भारत की संसद में न हुआ है और न ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। देर से जुड़े हैं आप, मैं चाहूंगी कि आप अपना पूरा समय लें और सिर्फ राहुल गांधी पर ही फोकस रहें, क्योंकि चर्चा हम राहुल गांधी की कर रहे हैं। उनकी 31 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 6000 वोटर्स की बात, 3-4 लोगों को वो मंच पर ले आते हैं। अब वो दिक्कत में आ चुके हैं जिनको वो मंच पर लेकर आ रहे थे। आप हाइड्रोजन बम बता रहे थे, एटम बम बता रहे थे, फिर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कहते हैं कि नहीं ये वो वाला नहीं है, अगला वाला हम लेकर आएंगे। आपकी प्रासंगिकता पर कितना सवाल है? दूसरा कि क्या ये सब करके आपको ऐसा लग रहा है कि आप आने वाले चुनावी राज्यों में अच्छे वोटर ले पाएंगे, अपने संगठन को मजबूत कर पाएंगे? और तीसरा ये कि आपके पास पिछली बहुत सारी कहानियां हैं जो कि सेल्फ गोल जैसी रही हैं, आपका कोई फायदा नहीं हुआ, उसके बावजूद भी इस तरीके के बयान नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आप दे रहे हैं। कैसे देख रहे हैं पूरा मामला? यहाँ जो लोग बैठे हैं सब इतने अनुभवी और बड़े पत्रकार हैं, लेकिन मुझे ये समझने की ज़रूरत है कि हम सब लोग एक गरिमा में डिबेट कर रहे हैं, एक मर्यादा में रह के तथ्यों पर बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का निशाना न चुनाव आयोग है न तथ्य है। अगर तथ्य होते तो वो शांत हो जाते, क्योंकि जिस औलांद की उन्होंने बात की है 1989 के बाद कांग्रेस वहां कभी जीती ही नहीं है, केवल एक बार 2023 में ही वो जीती है। इसके पहले कांग्रेस वहां कभी नहीं जीती, जब बीजेपी नहीं थी तब भी नहीं जीती है। तो ये वहां का है। चुनाव आयोग ने फैक्ट दे दिया कि 6018 वोटर काटने के हमारे पास आवेदन दिए गए थे, लेकिन हमने जांच किया केवल 24 जो है नाम हमको हटाने पड़े थे, उसमें पाए गए। तो ये भी एक फैक्ट है जो सामने आ चुका है। पहले भी जो आया है महादेवपुरा का, उसके बारे में भी सच्चाई आ चुका है। महाराष्ट्र के बारे में बंबई उच्च न्यायालय ने पूरी सुनवाई के बाद इन्हीं के तथ्यों पर प्रकाश अंबेडकर याचिका लेके गए थे और उसने कहा कि आपने समय नष्ट किया हमारा। एक एक चीजों की सुनवाई की, चुनाव आयोग को सुना, पार्टियों को सुना, सबको सुना और उस विषय को रिजेक्ट कर चुका है। तो इसीलिए ये सामान्य विषय नहीं है कि आप कैसे कर रहे हैं। मैं लगातार आपके यहां भी बोल रहा हूं और अलग भी बोल रहा हूं,
कि पूरी दुनिया में एक नियो लेफ्ट जो खड़ा हुआ है, जिसका खतरनाक रूप हमने श्रीलंका में देखा है, जिसका डेंजरस रूप हमने बांग्लादेश में देखा है, जिसका एक डेंजरस रूप जिसकी कल्पना नहीं थी हमने नेपाल में देखा है, और भारत में भी समय समय पर वो दिखाई पड़ता है। आप अग्निपथ के आंदोलन में आंदोलन शुरू होता है और आधे घंटे बाद ट्रेन जलने लगती है, थाने जलने लगते हैं, बस जलने लगते हैं, लगता है जैसे प्रशिक्षित लोग तैयार होकर आए हैं जलाने के लिए। नेताओं के घरों पर हमले शुरू हो जाते हैं। जो हमारे देश में 3 कृषि कानूनों को खत्म करने के लिए आंदोलन हुआ, वो ट्रैक्टर पैरेड हो रहा था, जैसे ट्रैक्टर जो है वो टैंक बन गए हुए हैं। ये हालत दिल्ली की कर दी गई और रामलीला मैदान पहुंच गया और उन्हीं के एक नेता ने कहा कि हमसे तो गलती हो गई, हम तो संसद पहुंच जाते तो बांग्लादेश उसी समय दोहरा दिए होते। तो ये कोई ऐसा नहीं है, ये पूरा एक समझ है कि नव वामपंथ जो है ऐसे ही झूठ फैला के सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं में असंतोष पैदा करो, लगातार असंतोष पैदा करो कि सत्ता पर ऐसे लोगों का कब्जा है जिनको जनता का समर्थन नहीं है, चुनाव आयोग इनकी मदद करती है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा ही है, राष्ट्रपति ऐसा ही है, संसद के दोनों सदनों के सभापति अध्यक्ष इसी तरह है, सारी संस्थाएं मिली हुई और भड़काओ। नेपाल में भी वही हुआ है। राहुल गांधी उसी दिशा में लगातार चल रहे हैं, कोई ये पहली बार उनका नहीं है, लगातार वही उनकी कोशिश है कि कुछ बांग्लादेश हमारे यहां हो जाए, कुछ हमारे यहां श्रीलंका हो जाए। लेकिन राहुल गांधी, मुझे आश्चर्य है कि उनकी पॉलिटिक्स इस देश के दूसरे नेता भी करने लगे हैं। क्या इस देश के नेता भूल रहे हैं कि नेपाल में जो आंदोलन हुआ वो इनसे ज्यादा क्रांतिकारियों का शासन था और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, वो सब जेल में रहे हैं। वहां के जिस कांग्रेस नेता की पिटाई हुई है देवबा साहब को, 12 वर्ष तक जेल में रहे हैं। इन लोगों ने जहाज अपहरण किया है कोइराला के नेतृत्व में, जो यहां हमारे यहां से राजशाही हटे। और मुझे वह दिन याद है, मैं नेपाल के मूवमेंट में लंबे समय रहा हूं, कि जब प्रचंड की सेना ने 2008 में पूरे हथियार के साथ काठमांडू को घेरा हुआ था कि आज राजा हटे उसके बाद हम प्रवेश करेंगे, और दबाव में हटा था। उनके घर पर भी हमले हुए, क्रांतिकारियों के घर पर। संपूर्ण राजनीतिक दलों का नकार हुआ, वहां महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया है। यह स्थिति क्या इनको समझ नहीं आ रही है कि अगर ऐसा हुआ तो पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को यह सब नकारेंगे जो शक्तियां हैं। लेकिन अब इनके जो सलाहकार रणनीतिकार हैं, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट, वो इसी दिशा में ले जा रहे हैं। इसलिए अब वो तथ्यों पर बात करने की बजाय देश को इस पर विचार करना है कि इस प्रकार की पॉलिटिक्स से देश कैसे निपटेगा। ये तो हम संतुष्ट हैं कि चाहे कोई भी पार्टी शासन में है तो उसकी भी एक ताकत है हमारे देश में, उसका एक संगठन है। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से हर पार्टी की कहीं ना कहीं सरकार रह चुकी है, रहने वाली है, और हमारे देश का सिस्टम है। लेकिन उस लेवल की चीजें हो रही हैं और ये नए प्रकार का ये माओवाद, नक्सलवाद, वामवाद आप कह सकते हैं, जिसमें अलग प्रकार की हिंसा है, जिसमें ऐसे विद्रोह नहीं करना है कि हम सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। तो राहुल गांधी जी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस देश को यह समझना है और कांग्रेस के भी पुराने लोगों को, विपक्ष की पार्टियों को भी समझना है कि हम किस लेवल तक राजनीतिक लड़ाई को ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और राहुल गांधी को भी इस वक्त इस तरीके के जो बयान, अभी सर ने भी कहा कि जो उनके आईटी सेल्स हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर इस तरीके की बातें कहते हैं कि आप ये कह रहे हैं, आप वो कह रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि एक मजबूत विपक्ष तैयार हो, सिर्फ इस तरीके की बातें ना हो कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जा रहे हैं और आपका ज़मीन जो है, आपकी ज़मीन जो है वो खाली होती जा रही है। नहीं मैं दोबारा आ रही हूँ, थोड़ा समय लूँगी सबसे, थोड़ा सबका समय लेंगे। सर, पूर्णिमा मैम भी एक बात की ओर इशारा कर रही थी, मैं चाहूँगी कि दूसरे पक्ष की भी थोड़ी बात हो जाए। विपक्ष का तो है अधिकार कि वो मुद्दा इस तरीके का उठाएगा। चुनाव आयोग बोले उससे पहले बीजेपी के नेता बोलने लगते हैं। सवाल तो ये बनता है, कैसे इसको समझा जाए कि भाई ये चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहा है तो अनुराग ठाकुर को या रविशंकर प्रसाद को इतना फ्रंट लाइन पर खड़े होकर लड़ने की क्यों जरूरत है? हालांकि जरूरत इसलिए भी होती है क्योंकि वो लगातार वो उस राज्य की बात कर रहे होते हैं, बट फिर भी अधिकार तो है सवाल उठाने। सिर्फ चुनाव आयोग का मामला नहीं कि जहां चुनाव आयोग पे प्रश्न उठा तो बीजेपी ने जवाब दिया। अडानी पर भी जब मामला उठा था, हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तब बीजेपी ने इसका तथ्यों के साथ जवाब दिया था ना। भाई देश के किसी भी बड़े उद्योगपति के ऊपर कोई अगर झूठा आरोप लगाएगा, विदेश में उसमें विदेशी शक्ति अगर शामिल होगी, देश के किसी बड़े संवैधानिक संस्था के ऊपर कोई आरोप लगाएगा, तो यह राजनीतिक दल का काम है ना कि भाई सच्चाई सामने लेके आए। इससे इस चश्मे से क्यों देखा जाता है कि भाई चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है तो बीजेपी नहीं बोलेगी, चुनाव आयोग ही बोलेगा। भारतीय जनता पार्टी भी देश का एक राजनीतिक दल है, जितना
जितना विपक्ष का काम सरकार पर उंगली उठाना है, प्रश्न पूछना है, उतना ही सत्ता पक्ष का भी ये काम है कि अगर किसी संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठाया जाता है तो उस संवैधानिक संस्था का बचाव करना। और तथ्य क्या है, अगर कोई गलत बात होती तो निश्चित रूप से राहुल गांधी के पास तमाम ऑप्शन उपलब्ध थे। राहुल गांधी भाई विपक्ष के साथ एकजुट होकर पत्रकार वार्ता ले सकते थे। और ये जो मुद्दा है वोट चोरी का, ये सिर्फ अकेला राहुल गांधी का तो नहीं है। फिर राहुल गांधी अकेली पत्रकार वार्ता क्यों ले रहे, क्यों इंडिया गठबंधन के नेता इसके अंदर शामिल नहीं है? राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू करते हैं और बाद में तेजस्वी यादव को लगता है कि इस वोट अधिकार यात्रा से बिहार का चुनाव नहीं जीता सकता, जनता के बीच में इसका असर नहीं हुआ। फिर तेजस्वी यादव अपनी दूसरी यात्रा लेकर निकालते हैं। इस दूसरी यात्रा जो तेजस्वी यादव ने जहानाबाद से शुरू करी है और जो अभी वैशाली में खत्म होने वाली है, क्या तेजस्वी यादव ने एक बार भी वोट चोर की बात करी है? वो जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं ना। तो तेजस्वी यादव भी इस बात को जानते हैं कि राहुल गांधी जो मुद्दा लेकर चल रहे हैं वो जमीनी स्तर पर असर नहीं करने वाला है। अगर राहुल गांधी के जो तथ्य है, राहुल गांधी का जो आरोप अगर इतनी सच्चाई होती तो उसमें ममता बनर्जी को आना चाहिए था, उसमें अरविंद केजरीवाल को आना चाहिए था, उसमें स्टालिन को आना चाहिए था, तमाम विपक्ष के नेताओं शरद पवार को भी आना चाहिए था। शरद पवार तो कह चुके हैं कि भाई इतना बड़ा मामला नहीं है और एसआईआर का समर्थन शरद पवार कर चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर राहुल गांधी को लगता है तो राहुल गांधी को शुरुआत तो एसआईआर से करनी थी। जब 65,66,000 लोगों के जो नाम काटे गए, राहुल गांधी को अपने बीएलए से बात करनी थी कि तमाम जो नाम कटे उन्हें जोड़ा जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत स्पष्ट कहा था कि 15 लोग आप ऐसे लेकर आ जाइए कि जो जिंदा है और उनको मरा बता दिया गया है, हम पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को रोक देंगे। क्या एक महीने के अंदर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और तमाम वाम दल के लोगों ने मिलकर बिहार में 15 लोग इकट्ठे नहीं कर पाए कि जिनका नाम चुनाव आयोग ने काटा होगा और जो जिंदा होंगे और जिनको मारा बता के काट दिया गया होगा? तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत नहीं मिलती, जनता में आपको राहत नहीं मिल रही। चुनाव आयोग आपके सभी प्रश्नों का जवाब तथ्यपूर्ण दे रहा है। और ये जरूरी नहीं है ना कि रोज चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। राहुल गांधी तो रोज पत्रकार वार्ता लेंगे, चुनाव आयोग थोड़ी रोज पत्रकार वार्ता दे सकता है। वो कोई तथ्यों पे बात करेंगे, कुछ बड़ा मुद्दा होगा तो चुनाव आयोग आके बात करेगा। जैसे राहुल गांधी ने 7 अगस्त को किया तो चुनाव आयोग ने ज्ञानेश कुमार जी ने आके उसका पूरा जवाब दिया था। लेकिन राहुल गांधी को तो रोज आरोप लगाना है, रोज ट्वीट करना है। चुनाव आयोग थोड़े रोज राहुल गांधी के पत्रकार वार्ता लेकर लेगा। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को सोचने की जरूरत है कि वो किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। राहुल गांधी अपने संगठन को मजबूत करे, बूथ लेवल को मजबूत करे और जनता के बीच जाए। और जो एसआईआर की प्रक्रिया है ये तो पूरे देश में जरूरी है ना। कौन नहीं चाहता कि भाई जो मरे लोग का नाम हटे, कौन नहीं चाहता कि डुप्लीकेसी उसके अंदर हटे? तो राहुल गांधी को समर्थन करना चाहिए। चुनाव आयोग को राहुल गांधी अपना प्रतिनिधि क्यों मानता है? राहुल गांधी को तो इसी चुनाव आयोग के साथ चुनाव लड़ना है ना। ज्ञानेश कुमार जाएंगे, कोई दूसरा आएगा, राहुल गांधी कह देंगे ये भी सरकार से मिले हुए, तो चुनाव आयोग तो सरकार ही तय करेगी ना। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग के पास, अगर आपके पास शिकायत है आप लेकर जाइए। चुनाव आयोग आपको मिलने बुलाता है 30 लोगों को कि हर पार्टी से एक आदमी आइए, आप 300 लोगों का रेला लेकर प्रदर्शन करने चुनाव आयोग पहुंच जाते हैं। चुनाव आयोग आपको समझ आता है, आप चुनाव आयोग से मिलने नहीं जाते हो। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपको वाकई लगता है तो आप चुनाव आयोग से संवाद कीजिए। चुनाव आयोग का दरवाजा हमेशा खुले, आप जनता के बीच में जाइए। चुनाव प्रक्रिया साफ सुथरी हो, पारदर्शी हो, इस पूरा हिंदुस्तान चाहता है। सत्ता पक्ष भी चाहता है और विपक्ष भी चाहता है। अगर एसआईआर पूरे देश में लागू करने की चुनाव आयोग घोषणा कर रहा है तो ममता बनर्जी उसका क्यों विरोध कर रही है, क्यों तेजस्वी उसका विरोध कर रहे हैं, क्यों? और अब तो कल अरविंद केजरीवाल के यहाँ से बयान आ गया कि अरविंद केजरीवाल वोट कट गए इसलिए हार गए। कल तो उन्होंने कहा है। तो इस तरीके से अगर आप 36,000 वोट से हार रहे हो और आप कह रहे हो कि वोट कट गए इसलिए हम अरविंद केजरीवाल हार गए, तो मुझे लगता है कि अब ये बेतुकी बातें करने का असर सब पे असर होना शुरू हो गया है। मुझे लग रहा है विपक्ष जिम्मेदारी से निभाए, सही बात करेगा तो सब उसका साथ देंगे विपक्ष का। इस तरीके से अतार्किक बातों लगता है मुझे न जनता गंभीरता से लेगी, न कोई राजनीतिक दल गंभीरता से लेगा, और कांग्रेस खुद के जो बड़े नेता है वो भी उसे गंभीरता से नहीं लेंगे। बिल्कुल। दूसरे दौर में थोड़ा सा हम समय का ध्यान रखेंगे। पूर्णिमा मैम, जैसा कि अभी आपने कहा भी कि बीजेपी क्यों फ्रंट लाइन पर जवाब देती है, इसलिए मैंने वो दूसरा पक्ष भी रख दिया कि वो भी थोड़ी तस्वीर हमारे दर्शकों के लिए साफ हो जाए। आपके भीतर के ही लोग इस तरीके की बातें कहते हैं। सैम पित्रोदा साहब कहते हैं, जो कि कांग्रेस की सरकार के मतलब थिंक टैंक बुद्धिजीवी माने जाने थे, जितनी भी कमेटियां बनती थी उसके सदस्य होते थे, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में घर जैसा महसूस होता है। तब जबकि पाकिस्तान से भारत की स्थिति आपको पता है, पाकिस्तान की पूरी कहानी आपको पता है, और उसके बाद आप अचानक से कहीं से निकल कर आते हो, घर जैसा महसूस हो रहा है। मतलब क्यों नहीं सवाल उठेंगे? प्रतीक्षा, मैं इस पर आऊँगी। 2 चीज़ें मैं पहले, जयदीप सर ने एक बात कही थी, मैं थोड़ा उस पर करना चाहूँगी। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी आरोप लेके आते हैं, बहुत अच्छी बात है, पुख्ता सबूतों के साथ आरोप लेके आते तो उस पर लोग विश्वास करते। आप बताइए, जब 2G 3G कोल स्कैम का बवाल लेके प्रिजम्पटिव लॉसेस के नाम पे पूरा देश सड़कों पे आ गया था, और सो कॉल्ड उनके CAG की एक रिपोर्ट आ गई थी जिसमें प्रिजम्पटिव 72,000 करोड़ का लॉसेस दिखा के एक ईमानदार आदमी की सरकार को क्रूसीफाई कर दिया गया। कौन से प्रूफ थे उस वक्त? कोर्ट में वो केस ध्वस्त हुआ या नहीं हुआ?
एक भी उसमें कुछ शेड ऑफ एविडेंस था क्या? नहीं था। तो ये सारा ओनस कांग्रेस पे डाल देना और सारा ओनस राहुल गांधी पे डाल देना कि आप सारे के सारे पुख्ता सबूत लेके आइए, ये पहले भी कभी नहीं हुआ है और आज हम इसकी अपेक्षा क्यों कर रहे हैं। दूसरा, आप कह रहे हैं एक जेनजी की बात चली कि जेनजी का आह्वान करना ही अगर अराजकता का आह्वान करना है, तो जब जेनजी का आह्वान करके जेपी सड़कों पे युवाओं को ले आए थे और उन्होंने तो खुलेआम आर्मी और पुलिस का भी आह्वान कर दिया था कि आप डिसोबे करिए, और तब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो अराजकता को प्रिवेंट करने के लिए ही तो लगाई थी ना। तब आप संविधान हत्या का दिवस उसको क्यों मनाते हैं? आप इंदिरा गांधी को मरने के इतने सालों बाद भी डिमोनाइज हर साल क्यों करते हैं? आप इसका जवाब दीजिए। लोकतंत्र बचाने के लिए उसने किया ना। अगर आज की आर्ग्यूमेंट हम देखें तो वो स्टेप लोकतंत्र बचाने के लिए उठाया गया था, तो इन दोनों को आप अलग अलग चश्मे से नहीं देख सकते हैं। अब आपने पूछा सैम पित्रोदा का। सैम पित्रोदा आज की डेट में ना इंडिया में एक्टिव है, ना पॉलिटिकल उनका कोई रोल है, ना वो कांग्रेस पार्टी में कोई बहुत जिम्मेदारी है। ओवरसीज़ का वो देखते हैं। ओवरसीज़ अगर देख रहे हैं तो पाकिस्तान में उनको एट होम फील होता है। पीपल टू पीपल हमारे देश में रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। वो जब पीक ऑफ हॉस्टिलिटी होती है उस समय भी अच्छे रहते हैं, क्योंकि दोनों देशों का काफ़ी कुछ कॉमन है फैक्टर। तो अगर उन्होंने कहा तो उस बयान में उनका इंडिविजुअल बयान है, क्या इसमें किसी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? अब उसको भी इससे जोड़ ले आदमी कि ये कांग्रेस भड़का रही है, पाकिस्तान की वो पक्षधर पार्टी है, तो ये तो बहुत अनुचित होगा। मुद्दा तो उठेगा मैम। सर, मैं किसी से मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं और उसके संस्था से संबंध ठीक नहीं है जहाँ से मैं जुड़ी हूँ, तो मैं उस संस्था को प्राथमिकता दूंगी, ना कि मैं ये कहूँगी कि भाई वो उनके अपने व्यक्तिगत मेरे संबंध हैं तो मेरे बनने चाहिए। क्या सैम पित्रोदा साहब ये कहकर या कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहकर सैम पित्रोदा को बचा सकते हैं? नहीं, देखिए, वो कांग्रेस के नेता हैं, उनको बीच में थोड़े समय के लिए हटाया गया था जब उन्होंने विरासत टैक्स की बात की थी, तब थोड़े समय के लिए उनको ब्रेक दिया गया था, लेकिन फिर वापस आ गए। और वो माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की जो सलाहकार की टीम है, उस टीम के अहम हिस्सा है, इसलिए वो कुछ कहते हैं और कांग्रेस का ना माना जाए कि वो बात कांग्रेस की नहीं है, मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि मणिशंकर अय्यर जी भी इसके पहले कांग्रेस की कोर टीम थे, केंद्रीय मंत्री थे, कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उन्होंने भी पाकिस्तान के प्रति प्रेम दिखाया था, और एक बार नहीं कई बार प्रेम दिखाया। उन्होंने तो पाकिस्तान में बैठ के यहाँ तक कहा था कि आप मदद करिए तो मोदी सरकार को हटा दिया जाए। और उन्होंने ये भी कहा था, जो आज सैम पित्रोदा जी ने कहा है, कि पाकिस्तान के लोग हमें दुश्मन नहीं मानते, लेकिन वही पाकिस्तान के लोग यहाँ आके गोली चलाते हैं और बम फोड़ते हैं। तो सवाल इस बात का है कि कांग्रेस के अंदर क्या ये नए नए मुद्दे, जब राहुल गांधी तो बम नहीं फोड़ पाए, लेकिन सैम पित्रोदा जी ने जरूर बम फोड़ दिया। तो ये जो नए नए मुद्दे आ रहे हैं, तो जैसा जयदीप जी ने कहा, क्या वास्तव में सहमति नहीं है, या राहुल गांधी जी के जो सलाहकारों की टीम है वो राहुल गांधी जी को चर्चा में बनाए रखने के लिए ऐसी इशू ला रही है जो कांग्रेस को डैमेज कर रहे हैं? वो भले ही उनके लिए थोड़ी देर के लिए चर्चा का विषय हो, लेकिन किसी भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के लिए इस तरह के मुद्दे घातक साबित होते हैं। आपने एक प्रश्न उठाया कि भारतीय जनता पार्टी क्यों चुनाव आयोग के मुद्दे पर कूद पड़ती है। देखिए, दूध का जला छाछ फूंक के पीता है। जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा था और राहुल गांधी जी हाथ में संविधान की किताब लेके घूम रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ये नैरेटिव बनाने में और विपक्ष ये नैरेटिव बनाने में बहुत हद तक सफल रहा कि इनकी सरकार आएगी तो संविधान बदल दिया जाएगा। अब वो भारतीय जनता पार्टी वो गलती नहीं करना चाहती। राहुल गांधी जी जो चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए है। हाँ। कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, और जहां भाजपा जीत रही वो चुनाव आयोग के कारण जीत रही, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी तो अपना पक्ष रखने के लिए सामने आएगी ही। अब देखिए सर, राहुल गांधी के जो इर्द गिर्द लोग हैं उन पर हमने कई बार चर्चा की है कि उनके थिंक टैंक कैसे सोचते हैं। सैम पित्रोदा साहब एक बयान दे देते हैं कि पाकिस्तान में उन्हें घर जैसा फील होता है। आप इस बयान को अगर हम सिर्फ ये कह दें कि नहीं नहीं ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी के भीतर ही दो खेमे दिखाई पड़ते हैं। मनीष तिवारी और बहुत सारे ऐसे बड़े नेता जो कि वरिष्ठ नेता हैं, वो सब राहुल गांधी से सहमति नहीं रखते हैं। ये कांग्रेस इंदिरा वाली, कांग्रेस राजीव वाली, कांग्रेस नरसिम्हा राव वाली, क्या कांग्रेस राहुल वाली जो है वो खुद की ही पार्टी को डेंट कर रही है? इस तरीके के बयान उनके सहयोगी दे रहे हैं। देखिए, पिछले अगर 7 वर्षों के कांग्रेस की रणनीति को थोड़ी बहुत ध्यान से गहराई से समझने की ज़रूरत है।
जैसे कुछ व्यक्तियों का रेडिकलाइज होता है, मनुष्य को रेडिकलाइज करते हैं ना किसी का, तो कांग्रेस को राहुल गांधी के सलाहकारों ने रेडिकलाइज करने की कोशिश की है। वो रेडिकलाइजेशन ऑफ कांग्रेस हो गया, वो कांग्रेस नहीं है। पार्टी को कंप्लीट रेडिकलाइज करो कि इसमें उग्र, इसमें आक्रामक लोग, इसमें इसी प्रकार से करने वाले देश और दुनिया में रहे, क्योंकि इस समय वर्ल्ड का फेनोमेना ऐसा है कि कुछ ऐसे एनजीओज, ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति, ऐसे नेता वर्ल्ड भर में पैदा हो गए हैं जो पूरे सिस्टम को क्या बदलना चाहते हैं वो ठीक से समझना मुश्किल है, और हर जगह ये स्थिति पैदा हो रही है। तो राहुल गांधी के जो ओवरसीज कांग्रेस है 2017 के आसपास से ज्यादा सक्रियता उसमें दिखी है, जब से सैम पित्रोदा साहब इनको विदेश यात्रा कराने लगे हैं। तो एक रेडिकलाइजेशन का कंप्लीट पार्ट है जो वहां से बोलते हैं। आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, जब राहुल गांधी जी ने कहा कि संपत्ति का सर्वे करेंगे, जिसकी हिस्सेदारी है उसको देंगे, उसी समय बाद में सैम पित्रोदा साहब का बयान आता है कि अमेरिका में किसी के मरने के बाद उत्तराधिकारी को संपूर्ण संपत्ति नहीं मिलती है, 55% संपत्ति मिलती है, 55% सरकार लेती है, 45% मिलती है। तो भारत में हो जाएगा तो क्या समस्या है? तो कोई राहुल गांधी ऐसे नहीं बोल रहे हैं। ऐसे अनेक उदाहरण मैं दे सकता हूं कि पार्टी को अब वो कांग्रेस नहीं है, उसको कंप्लीट चेंज करने। जो आप खेमेबंदी कर दे, उसमें कोई खेमेबंदी नहीं है। असहमत लोग हाशिए में पड़े हुए हैं, उनकी कोई पार्टी में भूमिका नहीं है, वहां वो बोल नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है। एक अच्छे पत्रकार जिनसे हम लोगों की बातचीत होती है, नेता बने हैं, आजकल इतनी रेडिकल भाषा लिखने लगे हैं, वहां वो पार्टी के महासचिव हो गए और सब कुछ है कि कल्पना नहीं होती है कि वही है ये। तो ये रेडिकलाइजेशन कांग्रेस का होने की कोशिश है। राहुल गांधी जी का रेडिकलाइजेशन हुआ है, और उस रेडिकलाइजेशन सारा पार्ट है इसका। कांग्रेस कहेंगे कि हम संपत्ति सर्वे कराएंगे, ये उसका बात है। सेकेंड बात पर आते हैं। जयप्रकाश जी ने स्पष्ट कहा था, असहयोग की बात की थी। जयप्रकाश जी कहा था कि हिंसा तो होगी, मैं आंदोलन से हट जाऊंगा। जब जयप्रकाश जी मूवमेंट में गए, उन लोगों ने आग्रह किया कि आप आइए, आए नहीं थे। वो तो चरखा समिति में पटना में बैठे रहते थे, सर्वोदय और भूदान, ग्राम दान का काम कर रहे थे। उन्होंने पहले लिखित लिया है कि क्या क्या नहीं है। उसमें पहला था कि हिंसा जिस दिन होगी मैं आंदोलन से हट जाऊंगा, किसी के बारे में असभ्य अपशब्द का प्रयोग होगा मैं आंदोलन से हट जाऊंगा, जिस दिन सरकारी संपत्ति को नुकसान होगा मैं आंदोलन से हट जाऊंगा। ये सारा उसमें पॉइंट्स देके वो आंदोलन में आए थे। वो एक अलग प्रकार का था, असहयोग की बात है। राहुल गांधी जी तो पूरा डेंजरस चीजें कर रहे हैं, तो उसको हमको समझने की जरूरत है, और हम तथ्यों पर बात करते हैं। देखिए, बीजेपी का जहां तक प्रश्न है, इसमें मेरा तो अपना मानना है कि कई बार बीजेपी को, जैसे चुनाव आयोग ने उत्तर दे दिया, कई बार बीजेपी को इतना ही बोल दे कि भाई राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं वो उत्तर देने ही लायक नहीं है कि हम लोग उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें तो ज़्यादा काम चल जाएगा। लेकिन चूंकि इस समय सिचुएशन है कि अगर देश में काफ़ी लोग जैसे भड़क गए, आजकल सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से अभी जयदीप कार्निक जी ने कहा, जिस प्रकार से गालियां पड़ती है, डिबेट में बैठिए, तो पहले हम लोग इतना विरोध करते थे, कभी कोई व्यक्तिगत हमले नहीं होते थे। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग इस समय अनेक प्रवक्ता करने लगे हैं कि आपको डिबेट से उठ जाने की स्थिति पैदा हो जाती है कि हम नहीं कर सकते, हम उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस ढंग से रेडिकलाइज हो गया है, और ये रेडिकलाइजेशन बड़ा ये असभ्य है, ये इसमें कोई मर्यादा नहीं है, कोई गरिमा नहीं है इस रेडिकलाइजेशन में, किसी का कोई सम्मान नहीं है, किसी के प्रति कोई निष्ठा नहीं है। मतलब ये एक अराजकता में भी जो एक हिंसक, उग्र, असभ्य, गरिमाहीन, जो मर्यादा विहीन अराजकता होती है, उस प्रकार की स्थिति देश में पैदा हो रही है। इसको ध्यान में रख के ही आप किसी प्रकार की अगर सोचेंगे, विचार करेंगे, टिप्पणी करेंगे, तभी उसका प्रभाव होगा। अब बीजेपी या कोई भी, हम ही लोग टिप्पणी कर रहे हैं, हम ही लोग चर्चा कर रहे हैं, तो बीजेपी तो एक पार्टी है कि भाई उसको भी तो देश संभालना है कि आग लगा देंगे। अगर ये चुनाव आयोग तो फाइट नहीं कर सकता पॉलिटिकल, कह रहे थे कि तो वो एक समस्या होती है। लेकिन मुझे लगता है कि कई बार चुनाव आयोग ने कह दिया इस इशू को कि 2-3 दिन छोड़ दो कि भैया राहुल जी की जो भाषा है वो टिप्पणी करने के योग्य नहीं है, वो ऐसे बोलते रहते हैं। मुझे लगता है ये ठीक रहेगा। सर, चूंकि कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में है तो मैं एक लाइटर कमेंट्स के चाहूंगी कि आपको दें। कल सैम पित्रोदा की हमारे यहाँ खबर लगी तो किसी ने नीचे कमेंट किया कि बिहार चुनाव तो हाथ से जा रहा है, तो एक कारण तो बनना चाहिए, तो वो कांग्रेस के भीतर से ही तैयार हो गया है। ये काम करने वाले लोग भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। मतलब उनका ये था कि सैम पित्रोदा का बयान, और चुनाव के बाद हम कह देंगे कि ये तो बयान की वजह से हारे हैं। क्या ये सब चीज़ें आपको मजबूत विपक्ष बना पाएंगी? भारत में एक ऐसी पार्टी जो कि 60 सालों तक शासन करती रही है, उसके बाद आपके नेता इस तरीके के बयान देंगे, कैसे आप वोटर्स के बीच कैसे जनाधार बना पाएंगे, कैसे कार्यकर्ता मजबूत कर पाएंगे?
प्रतीक्षा, मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी हार के कारण ढूंढने के लिए सैम पित्रोदा से अमेरिका में बिठाकर बयान देने की कोई ज़रूरत ही नहीं। यहीं पर बहुत कारण मिल जाएंगे। पहला कारण यही है कि संगठन स्तर पर अगर आप मजबूत नहीं हैं और केवल ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्तर पर मजबूत हैं तो पार्टी नहीं खड़ी हो सकती। इस तथ्य को आप कितना भी झुठला लें, अंतिम सत्य यही है। देश चाहता है कि मजबूत विपक्ष मिले। देश को लगता है कि कितनी भी उम्मीदों से हमने आज सरकार चुनी और ये हर सरकार के साथ होगा। 130 करोड़ की जनता की सारी उम्मीदों को पूरा कर देना किसी भी सरकार के लिए एकदम से संभव है नहीं, लेकिन फिर भी कमियां दिखेंगी और जो तबका नाराज होगा, जिस तक लाभ नहीं पहुंचेगा, उसके अंदर आक्रोश होगा, विद्रोह होगा। वो चाहेगा कि उसकी सुनवाई हो, लेकिन वो उम्मीद भरी नजरों से देखे तो कहां। इतना सफर अगर नहीं समझेंगे तो फिर कहीं से बयान दिलवाइए और कहीं पे भी बहाना ढूंढिए। बहाने के लिए तो सबसे पहले आपको ईमानदार आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा ना। जब तक आप ईमानदार आत्मविश्लेषण नहीं कर लेते तब तक आप कितने भी बहानेबाजी कर लीजिए, कितने कारण संगठन स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, सेवा दल के स्तर पर, NSUI के स्तर पर, युवा कांग्रेस के स्तर पर आपको मजबूत होना ही पड़ेगा। केवल ट्विटर और सोशल मीडिया से आप इस युद्ध को नहीं जीत पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं के स्तर पर, टेलीविजन डिबेट्स के स्तर पर जितनी भी मुखर हो, उतनी ही मजबूत अगर वो जमीनी स्तर पर नहीं होगी तो चुनाव हाथ से फिसलते चले जाएंगे उसके। ये दोनों नीचे मजबूत हैं इसलिए प्रवक्ता आपके मजबूती से बात रखेंगे। उल्टा नहीं है कि प्रवक्ता मजबूती से बात रख रहे हैं इसलिए नीचे पार्टी मजबूत हो गई। इतनी सी इक्वेशन समझने की जरूरत है। दूसरी मैं ये बात कह सकता हूं कि दो गलत मिलके कभी एक सही नहीं बनाते। अगर किसी ने झूठे आरोप लगाए थे इसलिए आज भी विपक्ष का नेता झूठे आरोप लगाएगा और झूठे आरोप लगाकर पहले भी सरकारें बदली जाती रही, तो ये नजीर मुझे नहीं लगता कि ठीक है। आने वाले समय में उनका झूठ सामने उजागर हो ही जाता है। मैंने जैसा शुरू से कहा कि जनता में के मन में हमेशा विरोध होता है और कोई उस विरोध को थोड़ा भी स्वर दे दे तो वो विरोध मुखर होकर बहुत सारा मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। उस वक्त लोगों को लगा कि देश में एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं, घोटालों की CAG से रिपोर्ट्स आई, उन रिपोर्ट्स को विपक्ष ने उसी तरीके से भुनाया, लेकिन अगर उन रिपोर्ट्स में दम नहीं था तो वो गलत था। उस समय भी गलत था वो। हाँ, उसको कोई सही नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं, अगर आप मेरे से सुनना चाहती हैं तो मैं कह रहा हूं। विश्लेषण में तो बात निकली तो हमने कहा भाई वो भी गलत था। भाई मैं देश का प्रतिनिधि तो नहीं हूं, लेकिन अगर आप मुझसे सुनना चाहती हैं तो अगर कोई भी झूठे आरोप, अरविंद केजरीवाल आरोप लगाकर चिट्ठी सामने रखकर, नहीं तो हम उन नेताओं की वॉइस को कंट्रोल थोड़ी कर सकते हैं, उसका विश्लेषण ही कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल चिट्ठी में मेरे पास स्विस बैंक के अकाउंट के नंबर हैं और कल जाहिर कर दूंगा और मैं सत्ता में आते से ही कॉमनवेल्थ घोटाले के लिए शीला दीक्षित जी को जेल भेज दूंगा, ये झूठ है। और मैं एक और बात बता दूं, एक समय रहा होगा जब इस तरह का झूठ चल जाता था लंबे समय, अब नहीं चलता। आज का जमाना अलग है। तो जो भी नेता ऐसा कर रहे हैं, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कम से कम अपने इस मंच से दो गलत चीजों को जोड़कर एक सही बनाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। किसी ने गलत किया था इसलिए आप भी आज गलत कर रहे हो, ये तो और भी हास्यास्पद है कि देखो वो झूठ बोल बोलकर सत्ता में आ गए तो हम भी झूठ बोलते रहेंगे। ये सत्ता में आने का वही तरीका है। ये वही दिग्विजय सिंह वाला बयान है जिन्होंने कहा था कि काम करने से चुनाव नहीं जीते जाते, चुनाव तो तिकड़म से जीते जाते हैं। देख लो उनकी राजनीति का क्या शुरू हुआ। जब 10 साल वो मध्य प्रदेश में थे तो उन्होंने बयान दिया था कि काम करके कोई चुनाव नहीं जीतता, तिकड़म से जीतता है। जो नेता ऐसा सोचते हैं जनता उनको राह दिखाना जानती है। इस तरीके के कार्यक्रमों का मकसद सिर्फ विश्लेषण करना होता है और एक सुझाव और दिशा देना होता है। किसी की आलोचना करना, किसी की सरकार की आलोचना करना या पहले की सरकारों की आलोचना करना, ऐसा ना हमारा मकसद होता है और ना ही हम अपने कार्यक्रम के जरिए करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार सारे राहुल गांधी के उस बयान की ही चर्चा कर रहे थे और हम भी चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष हो, शायद इसलिए हम इस तरीके का विश्लेषण भी करते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप सबके लिए, समझदारी के साथ कमेंट करिए और हमारी जो कोशिश है कि सही दिशा में सही बात आप तक पहुंचे उसे और बढ़ाइए। बहुत शुक्रिया आप सबका, तमाम मेहमानों का भी, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।